दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अयोध्या में जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए सीएम योगी को बुलाएगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अयोध्या में मस्जिद और अन्य निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिली 5 एकड़ भूमि पर बनने वाली जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करेगा। ट्रस्ट के सचिव व प्रवक्ता अतहर हुसैन ने शनिवार को बताया कि अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ ही अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोई घर, म्यूजियम और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी चीजें जनता की सुविधाओं के लिए होगी और जनता को सहूलियत देने का काम मुख्यमंत्री का होता है। इसी नाते इनके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि जन सुविधाओं के निर्माण के लिए सहयोग भी करेंगे। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, योगी ने नोएडा में किया कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन। एसपी चीफ अखिलेश ने ट्वीट कर कसा तंज। जी आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में 400 बिस्तरों के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया और कई तरह की खूबियों से लैस इस अस्पताल में शनिवार से ही कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। और वही उद्घाटन के कुछ देर के भीतर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट पर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला, लेकिन निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। आपको बता दें कि 400 बिस्तरों के कोविड-19 अस्पताल के उद्घाटन को निशाने पर लेते हुए एसपी चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल इसी काम में बीता कि वो काटते रहे सपा के कार्यकाल में हुए कामों का फीता। इसी ट्वीट में अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि इसी कड़ी में अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन हो रहा है। सपा का काम जनता के नाम। गौरतलब है कि अस्पतालों में 400 बिस्तरों की व्यवस्था हो सकती है। ये अब तक का जिले में सबसे बड़ा आधुनिक कोविड अस्पताल है। यहाँ प्रथम तल पर आईसीयू व इमरजेंसी व 5वें तल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा द्वितीय तल पर डायलिसिस यूनिट व सीटी स्कैन की व्यवस्था भी की गई है। बड़ी खबर बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के बाद बोले पीएम कि आज से 15 अगस्त तक चलाए गंदगी भारत छोड़ो अभियान। जी हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। केंद्र के उद्घाटन के बाद स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो का है और हम अभियान चला रहे हैं, गंदगी भारत छोड़ो। पीएम ने कहा कि भारत छोड़ो के संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप है और इसी कड़ी में हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है और 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस तक देश में एक सप्ताह लंबा अभियान चलाए। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है कोरोना संकट को लेकर कि केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिस दौरान देश भर में शराब की दुकानें बंद रही। और वहीं लॉकडाउन में ढील मिलने पर राजस्व को बढ़ाने के नाम पर शराब की दुकानों को एक बार फिर खोला गया है। लॉकडाउन के बाद राजधानी दिल्ली में लंबे समय बाद खोली गई शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक की खोला जा रहा था और वहीं राजस्व को और बढ़ाने के लिए अब इसके समय में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। दरअसल लॉकडाउन से पहले राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती थी, जिसे लॉकडाउन के बाद सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा रहा था। आबकारी विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि अब शहर में शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक के बजाय पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी।
और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या करीब 21 लाख के पार है और 24 घंटे में 61,000 नए मामले, मृत्यु दर गिरकर 2.3% हुई। हम बात करें कि कोरोना महामारी के कारण भारत में स्थिति गंभीर होती जा रही है। देश में लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा कोरोना मामले आए हैं और अब कोरोना वायरस के मामले 21 लाख के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 61,537 नए मामले सामने आए हैं और 933 लोगों की इससे जान जा चुकी है। एक दिन पहले 62,538 मामले आए थे, जो अभी तक के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 68.32% है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि 78 वर्ष की उम्र में अब अमिताभ बच्चन को सता रही है काम की चिंता, साझा की दिल की बात। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वे फैंस के लिए कुछ न कुछ पोस्ट शेयर करते रहते हैं। हाल ही में बिग बी ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। 78 वर्ष की उम्र में लीवर समेत अन्य बीमारियों के कारण खाने से अधिक दवा खा रहे बिग बी का अपने काम के प्रति डिवोशन किसी से छिपा नहीं है और इस महामारी को मात देने के बाद स्वस्थ होने के बाद अमिताभ बच्चन फिर से काम पाने के बारे में चिंतित हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने नवीनतम व्लॉग पोस्ट के माध्यम से अपने प्रशंसकों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। अमिताभ ने 78 वर्ष की उम्र में काम पाने के लिए चिंतित हैं। अमिताभ बच्चन ने साझा किया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान 78 वर्षीय अभिनेता के रूप में काम खोजने के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा कि निश्चित रूप से कई अन्य चिंताएं हैं जो मन को परेशान करती हैं। सरकारी अधिकारियों ने ये निर्धारित किया है कि 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। कुछ दिन पहले उस आयु सीमा को घटाकर 50 वर्ष से भी अधिक कर दिया गया था। मेरे जैसे लोगों के लिए ये पैकअप है। आगे अमिताभ ने कहा कि मेरे लिए मेरे पेशे और मेरे जैसे 78 साल के लोग इसके पैकर्स हैं। फिल्म बॉडी जो औपचारिक रूप से हम सभी के साथ जुड़ी हुई है। मेरा मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आयु सीमा प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया है और इसलिए फिलहाल 50 से ऊपर वाले लोग काम करने के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन कोर्ट और कानूनी प्रक्रियाओं में समय लगता है और मुझे आश्चर्य होता है कि इससे ज्यादा क्या होगा। क्या मेरे लिए कोई वैकल्पिक काम है? तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें, हार्दिक पटेल बोले सब्र से काम ले कार्यकर्ता, वक्त आने पर कांग्रेस देगी इनाम। हम बात करें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बगावत से कांग्रेस की अन्य प्रदेश इकाइयों ने सबक ले लिया है। कांग्रेस नेता अब अपने कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का उदाहरण देकर ऐसी गलती नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सब्र का फल मीठा होता है का पाठ पढ़ाया है। हार्दिक पटेल के मुताबिक नेताओं में धैर्य और गंभीरता होनी जरूरी है। वक्त आने पर पार्टी उन्हें इनाम जरूर देगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पायलट और सिंधिया को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, उसके बाद भी उन्होंने बगावत करके गलती कर दी है। राजस्थान राजनीति संकट के सवाल पर पटेल ने कहा कि एमपी और राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिला था, जिस वजह से हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं को सीएम बनाया। पायलट और सिंधिया दोनों को पिता के निधन के बाद तुरंत टिकट दिया गया और उन्हें जीत भी दिलवाई गई। दोनों कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बने। केंद्र में सरकार जाने के बाद हाईकमान ने पायलट को 35 साल की उम्र में डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ बना दिया। ऐसे में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वापस मांगे अपने $1 बिलियन आर्थिक मदद भी बंद। जी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने आखिरकार सऊदी अरब का $1 बिलियन का कर्ज चुका दिया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले अपने जिगरी चीन से उधार लिया और फिर सऊदी अरब का उधार चुकाया, लेकिन अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC के मसले पर सऊदी अरब को धमकाया था। आपको बताया जा रहा है कि कहा जा रहा था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज रोक लिए हैं और ये कदम सऊदी अरब ने तब उठाया जब इमरान खान सरकार ने धमकी दी कि कश्मीर के मुद्दे पर वह OIC को बांट देंगे। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि जो $3 बिलियन सरकार ने कर्ज में लिए थे, उसमें से अब $1 बिलियन वापस कर लिए गए हैं। सरकार
सरकार के करीबी सूत्रों के हवाले से मीडिया ने कहा है कि इस मौके पर सबसे भरोसेमंद साथी चीन उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने तुरंत ही $1 बिलियन की मदद पाकिस्तान को की ताकि वे किसी भी शर्मिंदगी से बच सके। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले हरियाणा सीएम, खट्टर के सामने रो पड़ी बहन। जी हम बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की कमान अब पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में है और इस केस के लिए सीबीआई ने जांच के लिए अलग से एसआईटी टीम गठित की है जिसने इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। और वहीं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को फरीदाबाद में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मुलाकात करने गए थे। और बता दें कि सुशांत के जीजा ओपी सिंह वर्तमान समय में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं। आरोपी रिया चक्रवर्ती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए जाने के बाद इस केस में अपना पक्ष रखने के लिए अपने बेटी और दामाद के फरीदाबाद स्थित घर में हैं। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के स्कूल का उद्घाटन करने सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पहुंचे थे और इसी दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल सुशांत के जीजा और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पहुंचे और सुशांत के पिता के सिंह से मुलाकात की। सीएम खट्टर ने सुशांत के पिता के सिंह को सांत्वना दी और आश्वस्त किया कि पूरा मामला सीबीआई के हाथ में सौंपे जाने के बाद अब उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि वाकई में सीबीआई के हाथों में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस चला गया है तो अब उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सकेगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि रिया चक्रवर्ती की कमाई और इन्वेस्टमेंट में झोल, फिर से सवाल जवाब करना चाहती है ईडी। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से करीब 8 घंटे पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से रिया चक्रवर्ती पर पैसे निकलवाने, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया की इनकम और निवेश एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, जिसे लेकर ईडी उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुला सकती है। ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की है। अधिकारियों ने कहा कि चक्रवर्ती, मोदी और शौविक के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए। ईडी इस मामले की जांच रिया चक्रवर्ती की आय, निवेश, व्यापार, सौदे और पेशेवर सौदे और लिंक के आसपास कर रही है। ईडी रिया द्वारा खार में 80 लाख की खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर जांच कर रही है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्योग जगत ने किया स्वागत। जी हम बात करें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को दिल्ली में लागू किया है। पॉलिसी 3 साल के लिए बनाई गई है, जिसे आज विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग जगत के दिग्गजों से सराहना मिल रही है। और ये योजना दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने और परिवहन क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आपको बता दें, इस कदम का स्वागत करते हुए उद्योग जगत के प्रमुखों ने कहा है कि ये योजना देश में विद्युत अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगी। समय की आवश्यकता को देखते हुए देश के अन्य राज्यों में समान विद्युत नीति की शुरुआत कर रही है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के सीईओ महेश बाबू और हीरो इलेक्ट्रिक के एमडी नवीन मुंजाल ने इस कदम का स्वागत करते हुए ट्विटर पर आप सरकार से प्रशंसा की है। सरकार के साथ नीति के सतत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग का वादा भी किया है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के सीईओ महेश बाबू ने लिखा कि दिल्ली सरकार को मेरा धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए एक दीर्घकालीन इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। महिंद्रा दिल्ली में गतिशीलता को टिकाऊ बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करेगा। और अब बता दें कि मस्जिद वाली जमीन पर बनेंगे अस्पताल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर। सीएम योगी को शिलान्यास का न्योता देगा इंडो इस्लामिक ट्रस्ट। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड व अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए गठित किए गए ट्रस्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मस्जिद की जमीन पर बनने वाली जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए बुलाने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए मस्जिद के लिए सरकार को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव व प्रवक्ता अतहर हुसैन ने शनिवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर
अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोई घर और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी चीजें जनता की सुविधा के लिए होंगी और जनता को सहूलियत देने का काम मुख्यमंत्री का होता है। इसी हैसियत से इसके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि इन जन सुविधाओं के निर्माण के लिए सहयोग भी करेंगे। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद दुबई से आ रहे भड़काऊ फोन कॉल्स, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जी हां, बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को कुछ मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों के फोन पर धमकी भरा कॉल और मैसेज आए। इसके तहत राम मंदिर के शिलान्यास के बाद समुदाय विशेष को भड़काने की बात कही जा रही है। और जानकारी के मुताबिक दुबई और ऑस्ट्रेलिया के नंबरों से ये कॉल आ रही है। इसकी जानकारी जब लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के पास पहुंची तो उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करने के लिए आदेश दिए। इस कॉल से जुड़ी कई लोगों ने शिकायत की है और यही नहीं, लोगों के पास VIP कॉल के जरिए रिकॉर्डेड मैसेज आ रहे हैं। फिलहाल हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि राजस्थान से। आपको बता दें कि जय श्री राम ना बोलने पर बुजुर्ग ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ की मारपीट। जी आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शख्स के ऊपर 52 साल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने के बाद मारपीट करने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर गफ्फार अहमद कछुआ की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गफ्फार ने दोनों पर उनकी घड़ी और पैसे चुराने का आरोप भी लगाया है। मारपीट में गफ्फार के दांत टूट गए हैं और आंख और गाल पर भी चोटें आई हैं। आपको बता दें, कछुआ के भतीजे शाहिद ने कहा कि शुक्रवार को सुबह लगभग 4 बजे मेरे चाचा पास के एक गांव में यात्रियों को छोड़ने के बाद लौट रहे थे। तब तक एक कार में सवार 2 लोग आए। उन्होंने रोका और तंबाकू के लिए पूछा। बाद में उन्होंने तंबाकू लेने से मना कर दिया और उन्हें मोदी जिंदाबाद कहने के लिए कहने लगे। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में कछुआ ने कहा कि उन लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारा जब उन्होंने नारा लगाने से इनकार कर दिया। गफ्फार अहमद ने कहा कि उन लोगों ने मुझसे मोदी जिंदाबाद का नारा लगाने को कहा और जब मैंने मना कर दिया तो उनमें से एक ने मुझे थप्पड़ मारा। किसी तरह मैंने अपने ऑटो रिक्शा से सीकर की तरफ निकाला, लेकिन उन्होंने अपनी कार पर मेरा पीछा किया और जगमालपुरा के पास मेरी ऑटो रोक दिया। गफ्फार ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने मुझे ऑटो से उतार कर बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान भेजने के बाद ही हम आराम करेंगे। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि आशा वर्कर्स की हड़ताल पर बोले राहुल गांधी। कहा सरकार तो थी ही गूंगी, अब शायद अंधी बहरी भी हो गई। जी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आशा वर्कर्स के हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि आशा कार्यकर्ता सही मायने में हेल्थ वॉरियर्स है, लेकिन वे आज अपने हक के लिए हड़ताल करने में मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी हो गई है। बता दें कि देश में करीब 6 लाख आशा वर्कर्स विभिन्न मांगों को लेकर 7 अगस्त से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आशा कार्यकर्ताओं को देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती हैं और वो सच मायने में स्वास्थ्य वॉरियर्स हैं, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हैं। शायद सरकार गूंगी तो थी ही, अब अंधी बहरी भी हो गई है। तो वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। अगले 4-5 दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश। इन राज्यों में जोर पर रहेगा मानसून। जी आपको बता दें कि 9 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के उत्तर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 9 अगस्त के बाद पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की घटनाओं में तेजी आ सकती है। 9 से 12 अगस्त के बीच में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तेज से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून अपने जोर पर चल रहे हैं। 8 अगस्त के बाद से इसके उत्तर में शिफ्ट होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अरब सागर में मानसूनी प्रभाव बना हुआ है, जिसके चलते पश्चिमी तटों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और यह स्थिति 8 अगस्त तक बनी रहेगी। उत्तरी पश्चिमी भारत में अगले 24 घंटे में तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।